चलिए देखिएगा, तो पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आपको जो है सारे बिंदुओं को समझना है, और इसमें जो है हमने जो पॉइंट्स देखा हुआ है एक बार रिवाइज करते देखिएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था एक स्वशासन इकाई है जो पूरे भारत में लागू किया गया, याद रखिएगा 24 अप्रैल को, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, ठीक है। ये लेकिन हो गया केंद्र और भारत के लिए, ठीक है। भारत के बाद जो है अगर हम कंपेयर करें राज्य में, तो सबसे पहले कहाँ लागू हुआ है, कब लागू हुआ है, 30 दिसंबर, याद रखिएगा 30 दिसंबर 1994 में, ठीक है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश से पहली बार लागू किया गया, लेकिन भारत में ये पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अप्रैल को। हाँ हाँ, ये पारित के बाद ही लागू होना कहते हैं उसको। कोई भी नियम कानून तब लागू होता है जब आप वहाँ पर उसको चालू करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तो आप देखिएगा, जब भी आप कोई कानून लेकर आते हैं, ठीक है, तो कानून को पारित करने का मतलब होता है कि अब मध्य प्रदेश में क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा ठीक ठीक, हाँ राइट, 93, ठीक है। तो 30 दिसंबर 1993, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी के बेस पर याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में लागू किया गया, इसी के बेस पर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो लागू किया गया है सीजी में, वो याद रखिएगा 7 जून, ठीक है। और 7 जून के कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा कि ये 18 जून के पास इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो 7 जून 2001, याद रखिएगा, इसे कहते हैं विधि के अनुकूलन का आदेश, अनुकूलन का आदेश, ठीक है। तो ये बेसिक है, याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें, याद रखिएगा, हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के साथ क्या क्या चीज़ें चली इसमें। 73वां संविधान संशोधन तो आपको सभी को याद है, ठीक है। लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, सबसे पहली बार याद रखिएगा कि पहला राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था, तो राजस्थान में। ये दोनों बातें याद रखिएगा, ठीक है। पहला, अगर बहुत सामान्य तौर पे पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहली बार किस राज्य में लागू किया गया, तो आप बोलेंगे राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में 2 अक्टूबर को लागू किया गया था, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में पहली बार लागू किया गया, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। देखिए दोनों की कहानी थोड़ी सी डिफरेंस है। जब बलवंत राय मेहता समिति आई, समिति के द्वारा जो है यह तय किया गया कि यहाँ पर भारत में जो है स्वशासन इकाई होनी चाहिए, और उसके तहत जो है पहली बार राज्य में जो है राजस्थान में इसको लागू किया गया, और दूसरे राज्य में लागू किया गया आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये एक सामान्य बात हो गई, जहां पर बिना फोर्स के, बिना बाध्यकारी तौर पर इस राज्य में लागू करने की बात की गई, ठीक है। बाध्यकारी नहीं था, याद रखिएगा। लेकिन जब लगातार राज्यों ने इसे लागू करने से मना किया, तब जाकर संविधान संशोधन करना पड़ा, और नरसिम्हा राव की जो पूरी की पूरी कहानी है, ठीक है, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे उस समय, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा उनके समय में 73वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में, और इस तरीके से जो है मध्य प्रदेश में लागू करने वाला पहला राज्य बना इस संशोधन के बाद, ठीक है। तो एक है संशोधन के साथ और एक है बिना संशोधन के, ठीक है। तो बिना संशोधन के राजस्थान, संशोधन के साथ मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में कैसे लागू हुआ। तो छत्तीसगढ़ में याद रखिए क्रमांक 616, ठीक है, 21A वेट 2001 के तहत जो है 7 जून 2001 को छत्तीसगढ़ में विधि अनुकूलन का आदेश जो है विधानसभा में पारित किया गया था, ठीक है। तो जब इसे पारित किया गया, याद रखिएगा, तो इसी से यानी मध्य प्रदेश क्षेत्र से क्या आ गया हमारे पास, पंचायती राज व्यवस्था आ गया। क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य हुआ करते थे उस समय, तो पहली बार अगर मध्य प्रदेश ने लागू किया है, तो इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ भी उनमें से एक राज्य था जहां पर लागू हुआ है, ठीक है। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ है, 1 नवंबर सन 2000 को हुआ है, जिसके कारण हम ये कहते हैं निर्माण के दौरान ही पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर लागू था, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये 3 बिंदु मैंने कल समझाया था कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहला चीज क्या होगा कि अब मध्य प्रदेश के अंदर जो संशोधन होगा छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है। यही है विधि अनुकूलन का आदेश, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा मध्य प्रदेश के स्थान पर जो है अब हम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करेंगे अगर इस क्षेत्र में हमें कार्य करना है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, तो ठीक है। और तीसरी बिंदु क्या थी इसमें, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, इसे प्रकाशित किया गया था, ठीक है, राजपत्रित क्षेत्र में 277 और 78 पेज में,
ठीक है, कब? 18/6/2001 को। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के संबंध में है, पंचायती व्यवस्था में समझना है तो इस बातों को। ठीक है, तो ये तीनों बिंदु को याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा पहली बार चुनाव कब हुआ था हमारे यहाँ? 2005 में। ठीक है, 2005 में पहली बार चुनाव हुआ और इस चुनाव के दौरान बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई कि अब हमारे यहाँ जो है पंचायती व्यवस्था का, देखिए पहला चुनाव 2005 में क्यों हुआ? इससे पहले जो चीजें इंप्लीमेंट थी, ठीक है, तो उसके कारण जो है छत्तीसगढ़ में आपका चुनाव जो है 2005 में पहली बार कराया गया था पंचायती चुनाव। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद मैंने बताया आपको पंचायती राज अधिनियम में कितना धारा है, ठीक है, कितने अध्याय हैं, तो याद रखिएगा पंचायती राज अधिनियम में 15 अध्याय हैं, 132 धाराएं हैं और 4 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा क्योंकि आपसे पूछा जाता है, देखिए जब आपसे पूछा जाएगा कि 73वां संविधान संशोधन में क्या है, ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन जो होता है, 73वां संविधान संशोधन जो है, ठीक है, इसके अंतर्गत आपको याद रखना है कि इसमें एक्चुअल में संविधान में कहां पर जगह दिया गया है, ये जगह की बात कर रहा है। ठीक है, कि संविधान में इसको कहां जगह मिला है, तो संविधान में जगह मिला है कहां पर? भाग 9 में, अनुच्छेद कितना आया है? 243 से 243 ओ तक। ठीक है, यानी 16 अनुच्छेद। ठीक है, और अनुसूची में जगह कहां पर दिया गया है? 11, जिसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें याद रखिएगा, सामान्य तौर पर यही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये 73वां संविधान संशोधन है और ये आपका अधिनियम है जो कानून को इंप्लीमेंट करने की बात की गई है। ठीक है, इसको ऐसा क्यों रखा गया है? ऐसा इसलिए रखा गया है, याद रखिएगा, कि जब आप पढ़ेंगे कि वित्त का गठन करना, वित्त आयोग का गठन करना, तो उसको यहां पर जगह देना जरूरी है। यहां जगह नहीं मिला होता तो ये काम नहीं करता, याद रखिएगा। ठीक है, एक बात समझिएगा कि सर इसको भी और इसको भी, दोनों को क्यों देखा जा रहा है ऐसा? तो संशोधन हुआ है, इसका मतलब यह है कि संविधान में आपने उसको जगह दे दिया है और जगह देने के साथ ही आपने कुछ रूल्स को अधिमान्य कर दिया है और ये अधिमान्य जो है अब उसके डिटेल में यहां लिखा गया है। ठीक है, तो यहां पर आपने पढ़ा कि सारा चीज यहां पर शामिल किया जाएगा। ठीक है, देखिएगा, तो इसके बाद हमने देखा कि कौन कौन सी धाराएं हैं। ठीक है, और आज जो है हम इसी के आगे काम करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसी के बारे में हमको यहां पर चीजों को पढ़ना है। अब देखिएगा इनके बारे में हम कुछ बिंदुओं को समझेंगे। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 2, जिसे कहा जाता है ग्राम सभा। ठीक है, तो ग्राम सभा जो है अध्याय 2 में है, याद रखिएगा। इससे पहले आपने जितने भी टॉपिक पढ़े होंगे, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में समझा होगा, सब आज जो है यूज करना है। ठीक है, कारण यह है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो है जितने भी अध्याय आप पढ़ेंगे, पूरे टॉपिक आप पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक जो है पहले से आप सुने हुए हैं, लेकिन अब देखिएगा इसमें कितने सारे सूक्ष्मता दर्शाई जाती है। ठीक है, कि सामान्य क्षेत्र में कैसा होगा, अनुसूचित क्षेत्र में कैसा होगा, सभी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब यहीं से आते हैं। और सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा, व्यापम का। ग्राम सभा सबसे बड़ा, अगर कहा जाए कि अगर पूरे पंचायती राज व्यवस्था में जो है सबसे बड़ी इकाई के तौर पर, देखिए हम इकाई के तौर पर देखते हैं, स्तर के तौर पर, जैसे आप सुने होंगे कि इसके 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है आपका जिला पंचायत, दूसरा है आपका जनपद पंचायत, और सबसे छोटा स्तर क्या होता है? ग्राम पंचायत। तो याद रखिएगा, जो ये ग्राम पंचायत है इसके लिए एक प्रकार से ये विधानसभा है। ठीक है, तो ये 3 स्तरों पे बटा हुआ होता है आपका पूरा का पूरा पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा हम इसके कुछ बिंदुओं को समझेंगे। ठीक है, और फिर डिटेल करेंगे आपके ग्राम सभा के बारे में पूरी तरीके से। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि ग्राम सभा क्या होता है, इसको जानना है हमें। ठीक है, तो संविधान में इसकी परिभाषा क्या लिखी गई है, बताइए, किसे ग्राम सभा कहेंगे? पढ़ चुके हैं आप लोग? एक एक करके चलिए बताइए। जो होते हैं, ठीक है, इसको ऐसा कहा जा सकता है कि किसी भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत, ठीक है, या किसी गांव के अंतर्गत वहां की मतदाता सूची में शामिल
जितने व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उसके मतदाता सूची में या तो सूचीबद्ध होंगे या तो शामिल होंगे, इन सभी को मिलकर क्या बनाया जाता है? ग्राम सभा। ग्राम सभा एक समूह होता है, याद रखिएगा, एक इकाई होता है जो मुख्य तौर पर उस पूरे ग्राम पंचायत के लिए कार्य करता है, ठीक है। तो ऐसे में समझिएगा कि किसी ग्राम के अंतर्गत, किसी ग्राम के अंतर्गत मतदाता सूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों का समूह ग्राम सभा कहलाता है, ठीक है। तो किसी भी, याद रखिएगा, ग्राम के अंतर्गत मतदाता सूची में सूचीबद्ध, ठीक है, जो व्यक्तियों का समूह होता है उसे हम ग्राम सभा कहते हैं। और याद रखिए ग्राम सभा जो होता है हमेशा, ठीक है, तो ग्राम सभा हमेशा याद रखिएगा कोई बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। मैं फिर से दोहराऊंगा कि बार बार लोगों के द्वारा सोचा जाता है कि ग्राम सभा कोई बिल्डिंग है, कोई जगह है, ठीक है, और उसमें जो है लोग जाके बैठते हैं, ऐसा नहीं है। ग्राम सभा कहीं पर भी हो सकता है। मतलब आप ये समझिए कि कोई गांव क्षेत्र है, कोई ग्राम पंचायत है और यहां पर बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, याद रखिएगा, जिसमें से कुछ व्यक्तियों का इस पूरे क्षेत्र में, ठीक है, क्या है, नामावली जिसे कहा जाता है, नामावली, ठीक है। तो नामावली में क्या होना चाहिए? नाम दर्ज होना चाहिए। अगर ये दर्ज नहीं है तो ग्राम सभा का सदस्य नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले जो व्यक्ति हैं जिनका मतदाता सूची में क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो मतदाता सूची में नाम है तो याद रखिएगा तभी जाकर वो ग्राम सभा का सदस्य बनेगा, और ऐसे में उन सभी के समूह को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? ग्राम सभा कहेंगे, ठीक है। तो ग्राम सभा एक ऐसी इकाई है, याद रखिएगा, जो वहां के क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना पड़ता आपको। मतलब आपने वहां जन्म लिया और आपके माता पिता का नाम था वहां पर मतदाता सूची में, तो आप सीधे से ग्राम सभा के सदस्य बनेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कोई चुनाव नहीं होता, इसमें किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ग्राम सभा जो है सबसे ग्राम स्तर पर सबसे बड़ी इकाई कहलाती है, ठीक है। और सबसे बड़ी इकाई क्यों कहलाती है? क्योंकि इसे कैग भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसे कैग भी कहा जाता है। किसके लिए? ग्राम पंचायत के लिए, याद रखिएगा। तो ग्राम पंचायत का कैग कहलाता है ये, ठीक है। कैग क्या होता है? कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, याद रखिएगा। तो देखिए इसमें जो दो तीन बातें आती हैं इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए और क्या क्या चीजें कही गई हैं इसके लिए, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इसकी एक परिभाषा और सुनिएगा, ठीक है। ग्राम के भीतर समाविष्ट, ग्राम के भीतर समाविष्ट राजस्व वन ग्राम राजस्व वन ग्राम जिनमें ग्राम के अंतर्गत मतदाता सूची में शामिल होना ग्राम स्तर पर रखा गया हो, ग्राम सभा कहलाता है, ठीक है। मतलब ऐसा कि ग्राम के भीतर, ठीक है, ग्राम के भीतर का जो हिस्सा होगा, ठीक है, उसके अंतर्गत राजस्व वन ग्राम जिसमें आता हो, ठीक है। आपने सुना होगा जैसे ग्रामों का जो तरीका होता है, ठीक है, आपने सुना होगा ये राजस्व वन ग्राम है, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा राजस्व वन ग्राम जिसमें ग्राम के अंतर्गत मतदाता सूची जो शामिल होता है, ठीक है, जिसमें नामकरण आपका 1 साल बाद होने वाला है या फिर हो चुका है, उन सभी के स्तर को क्या कहेंगे? ग्राम सभा कहेंगे, ठीक है। तो ग्राम सभा जो होता है, याद रखिएगा, ये अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है। इसके 3 मुख्य परिभाषा हैं, जिसमें आप सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि ग्राम सभा क्या कहलाता है, ये बस आपको याद रखना है कि ग्राम सभा किसे कहते हैं। तो किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत, अच्छा एक बात और बहुत साधारण तौर से कहा जाता है, याद रखिएगा, कि अगर उस विधानसभा, देखिए कोई भी गांव होगा या ग्राम होगा,
तो इसका एक विधानसभा क्षेत्र होगा, ठीक है। जब उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में आपका नाम होगा तभी आप इस ग्राम सभा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। केवल मतदाता बोलने से कभी कभी सही नहीं होता। तो मतदाता सूची में कब, जब उस विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे और वो गांव उस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तब जाकर वो क्या बन जाता है, ग्राम सभा बन जाता है, ठीक है। तो ग्राम सभा के लिए बस एक लाइन याद रखिएगा कि ग्राम सभा किसी गांव के अंतर्गत या ग्राम के अंतर्गत मतदाता सूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों का समूह क्या कहला रहा है, ग्राम सभा कहला रहा है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर मतदाता सूची क्या होता है, बताइए। मतदाता सूची किसे कहते हैं? आपने सुना ही तो होगा, सभी लोग जानते ही होंगे मतदाता सूची क्या है, बताइए जल्दी से। परिभाषा प्रॉपर। ठीक, इसको समझिएगा कि विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला कोई गांव, ठीक है, जिन्हें मतदान देने का अधिकार प्राप्त हो जाए, 18 साल होना चाहिए, ठीक है। तो यह बात याद रखिएगा कि जिन्हें 18 साल प्राप्त होने का मतलब अधिकार प्राप्त होता है किसमें, मतदान देने का, इसके लिए एक सूची तैयार की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन सूची कहा जाता है इसे, ठीक है। तो ऐसे में इस सूची को जो है हम मतदाता सूची कहेंगे, याद रखिएगा। तो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जिन्हें मतदान देने का अधिकार प्राप्त हो, मतदान देने का अधिकार प्राप्त हो, इनकी एक सूची तैयार की जाती है उस विधानसभा क्षेत्र से, उसी को हम क्या कहते हैं, मतदाता सूची कहते हैं, ठीक है। तो मतदाता सूची के लिए भी याद रखिएगा कि विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जिन्हें मतदान देने का अधिकार प्राप्त हो, उन व्यक्तियों के सूची को मतदाता सूची कहते हैं, ठीक है। उन व्यक्तियों को मतदाता सूची कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रत्येक ग्राम के लिए एक मतदाता सूची होगी, ये बात याद रखिएगा, प्रत्येक ग्राम की मतदाता सूची, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इसके बेसिक्स फंडामेंटल समझते हैं। अब यहां से ग्राम सभा के बारे में एक एक करके थोड़ा सा चीजों को समझिएगा, ठीक है। तो देखिएगा ग्राम सभा जो होता है, इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके गठन के बारे में, ठीक है। उद्देश्य बताइए, ग्राम सभा का उद्देश्य क्या है, ग्राम सभा को क्यों स्थापित किया जाता है? जल्दी बताइए। गठन क्यों किया जाता है, इसको मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है। हाँ हाँ सही बता रहे हैं, बताइए जल्दी से। उनके बारे में जानकारी, उनका अधिकार। ठीक है, देखिए तो याद रखिएगा, ग्राम में रहने वाले निवासी को या निवासियों को प्रशासन से सीधा जोड़ने तथा उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए ग्राम सभा गठन किया जाता है, ठीक है। तो इनका उद्देश्य याद रखिएगा ग्राम सभा के गठन का, ठीक है, कि जिससे जो है स्थानीय लोगों की क्या बन सके, प्रशासनिक भागीदारी बढ़ सके, ठीक है। तो ऐसे में जो है याद रखिएगा ग्राम सभा की स्थापना की जाती है उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए, किसमें, प्रशासन में, ठीक है। जैसे ग्राम सभा के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। देखिए मान लीजिए मैं बताता हूं आपको, एक गांव है, ठीक है, और एक गांव नहीं, हम अभी यहां पर बात करेंगे ग्राम पंचायत की, ग्राम पंचायत की, ये ग्राम पंचायत है, ठीक है।
तो ग्राम पंचायत का निर्माण कितने हजार में होता है? 1000 जनसंख्या में, ठीक है, याद रखिएगा ग्राम पंचायत का गठन होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। 1000, 5000, 50,000, एकदम रट जाइएगा इसको, ठीक है, क्योंकि आपसे क्या पूछा जाएगा, अभी शायद आपके पीएससी प्री में भी पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा जब तीनों स्तर पूछे जाते हैं तो ये पहला है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की संख्या, ठीक है। तो इतने होने पर ही आपको नया स्तर मिल जाएगा, ठीक है। और ये स्तर कौन बनाएगा? राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल अधिसूचित करते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए ये ग्राम पंचायत हो गया। ग्राम पंचायत का नियम क्या बोलता है कि 1000 की जनसंख्या पर क्या होगा? ग्राम पंचायत होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा गया कि गांव की संख्या ऐसी होनी चाहिए, गांव की संख्या कम और ज्यादा हो सकती है, ठीक है। ऐसे स्तर में याद रखिएगा, मान लीजिए यहां पर कितने गांव हैं? 4 गांव हैं, ठीक है। चारों गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में ग्राम सभा कैसे निर्धारित होगा? बात समझ में आ रही है? तो ऐसे में याद रखिएगा ग्राम सभा जो है चारों को मिलाकर बनेगा, ठीक है। तो जितना ग्राम पंचायत रजिस्टर्ड होता है मतदाता सूची में एक ही गांव, क्योंकि इसमें ग्राम पंचायत का जो नाम आएगा, ठीक है, तो उसमें जो सबसे बड़ा गांव होगा उसी का नाम आएगा, मुख्य नाम, ठीक है। बाकी ग्रामवासी जो है उनके साथ मतदाता सूची में शामिल होंगे वहां पर, ठीक है। ऐसे में समझिएगा कि इसी को या यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, जो बाकी जितने लोग यहाँ रह रहे हैं सभी को मिलाकर हम क्या कहेंगे? ग्राम सभा कहेंगे, ठीक है। तो बातें क्लियर हुई कि ग्राम सभा क्या होगा? तो ग्राम में रहने वाले निवासी को प्रशासन से सीधा जोड़ने के लिए, उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या बनाया जाता है? ग्राम सभा बनाया जाता है। अब ग्राम सभा क्यों बनाया गया इसको थोड़ा देखिएगा। तो ग्राम सभा बनाने का मुख्य कारण है, याद रखिएगा, कि देखिए यहां पर आप देखते हैं ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है, ठीक है। इसके बाद इससे छोटा मुखिया कौन होता है? उप सरपंच। और इसके सदस्य कौन होते हैं? पंच। ये बात याद रखिएगा, लोगों को लगता है कि मतदाता सूची वाले सदस्य होते हैं, ठीक है, तो सदस्य का कोई वैल्यू नहीं होता, याद रखिएगा ऐसे में, ठीक है, लेकिन पंचों का वैल्यू होता है, ठीक। तो अब देखिएगा कि सरपंच, उप सरपंच और पंच, ये 3 सीरीज आ गया। इन तीनों के बारे में सुना हुआ है आप लोगों ने, ठीक है, आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि जो सरपंच है, उप सरपंच है और पंच है, ये ग्राम पंचायत के क्या होंगे? पदाधिकारी कहलाएंगे, ठीक है। बाकी व्यक्ति कहाँ, यानी वहां के जो लोग हैं उनको क्या वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ऐसे में यहां के व्यक्तियों को मिलाकर, याद रखिएगा, यहां के व्यक्तियों को मिलाकर क्या बना दिया गया है? ग्राम सभा बना दिया गया है, ताकि इन तीनों पर पावर यूज किया जा सके। अब ऐसा ना हो कि ये मनमानी करना चालू कर दें, क्योंकि निम्न स्तर पर क्या होता है? सबसे पहली बात याद रखिएगा, यहां पर पढ़ने लोगों वाली या साक्षरता की कमी होती है, पहला। दूसरा, ठीक है, साक्षरता की कमी और प्रशासनिक जानकारी की कमी। तीसरा, ठीक है, जो संसाधन हैं इनके उपयोग में कमी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण ग्राम सभा जो है कहीं ना कहीं नीचे दब जाता है, ठीक है। तो नीचे दब जाने से उसको उठाने के लिए याद रखिएगा ग्राम सभा को उतनी वैल्यू दे दी गई है कि जहां पर सरपंच, उप सरपंच और पंच मिलकर जो काम नहीं कर सकते, ग्राम सभा अकेले वो काम कर सकता है, ठीक है। मतलब सरपंच, उप सरपंच और पंचों के तहत याद रखिएगा, ये पदाधिकारी तो है, पावर तो है, लेकिन ग्राम सभा से कम पावर है इनके पास, ठीक है। ग्राम सभा जब मिलकर एक काम कोई करती है ना, तो ये तीनों के मतलब छक्के छूट जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि सरपंच, उप सरपंच और पंच की जो स्थिति बनी रहेगी, इसमें ये हमेशा इनसे छोटे रहेंगे, ग्राम सभा के सामने छोटे हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि अध्यक्षता ये करेंगे, लेकिन याद रखिए ग्राम सभा से निर्णय जो लिया जाएगा वो मान्य होगा सरपंच, पंच और उप सरपंच के लिए भी, ठीक है। तो ग्राम सभा एक बहुत बड़ी इकाई होती है इसमें, लेकिन हाँ, इसको हम बुनियादी इकाई बोलते हैं। बुनियादी इकाई समझते हैं कि अगर कहा जाए कि तीनों स्तरों में सबसे बड़ा, ठीक है, बुनियादी इकाई कौन है? बुनियादी इकाई मतलब बेसिक आधार क्या है? तो ग्राम सभा को आधार कहा जाता है, ठीक है। देखिए ग्राम सभा ना एक तरीके से एक ऐसा भीड़ है जो एक साथ हो जाए तो तीनों स्तरों का बैंड बजा सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ग्राम सभा जो है एक प्रकार का सभा है, ठीक है। इस सभा में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, ठीक है। उस ग्राम से जुड़े हुए सारे फैसले ग्राम सभा में लिए जाते हैं। कभी भी सरपंच, उप सरपंच और पंच मिलकर आपस में फैसला नहीं ले सकते हैं। इसीलिए ग्राम सभा को जो है भागीदारी बढ़ाने के लिए वहां के ग्राम जो मतदाता सूची में केवल शामिल हैं उनको भी बुला लिया जाता है, और इस तरीके से ग्राम सभा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ग्राम सभा का निर्माण याद रखिएगा कि यह जो निर्माण है इसका उद्देश्य रखा गया है प्रशासन में सीधे भागीदारी को बढ़ाने के लिए, कि हर लोग जो है, देखिए अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मानिए कि आप लोग जो है ग्राम सभा के सदस्य हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा का सदस्य कौन होगा? आप लोग होंगे ना। पंच नहीं होगा। पंच क्या होगा? याद रखिएगा
ग्राम सभा का सदस्य बोला मैंने, पंचायत का सदस्य नहीं बोला मैंने, ठीक है। ग्राम पंचायत का सदस्य बोलूंगा तो पंच होगा, ग्राम सभा का सदस्य बोलूंगा तो कौन होगा, मतदाता सूची में जो भी रजिस्टर्ड है वो सब व्यक्ति होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा, थोड़ा घुमा फिरा के इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और आंसर करने में थोड़ा दिक्कत आता है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा फोकस क्लियर हो गया होगा कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा मतदाता सूची में जो भी व्यक्ति शामिल होगा सभी सदस्य हैं और उन्हीं से मिलकर ग्राम सभा बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, तो इनका गठन करा दिया आप लोगों ने, तो इससे गठन हो गया। याद रखिएगा कि जब इनका जो ग्राम सभा गठन होता है, याद रखिएगा किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा मतदाताओं से, ठीक है, इनके मतदाताओं से होता है, यानी मतदाताओं से द्वारा जो है ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है, ठीक है। और इनके गठन का उद्देश्य तो आपने पढ़ लिया है, ठीक है। एक बुनियादी ढांचा याद रखिएगा ग्राम सभा कहलाता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नोट करके लिख लीजिएगा यहाँ पर कि पंचायती राज व्यवस्था का बुनियादी ढांचा किसे कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का बुनियादी ढांचा किसे कहा जाता है, यह आपके व्यापम में आरआई में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था का याद रखिएगा बुनियादी ढांचा या सबसे बुनियादी ढांचा या इकाई किसे कहा जाता है। हाँ, अब देखिएगा बात करते हैं सिर्फ कार्यकाल के बारे में, ठीक है। कोई बताएगा इसका कार्यकाल कितने साल के लिए होता है। हाँ हाँ, नहीं, हम ग्राम सभा पढ़ रहे हैं ना। हाँ, जब से आपके मतदाता सूची में रजिस्टर्ड हो गए आप तो परमानेंट होता है, यानी कि ये कार्यकाल कैसा रहता है इसका, स्थायी। यह स्थायी निकाय है, याद रखिएगा, ये कभी भी विघटित नहीं होती है, ठीक है। यह एक स्थायी निकाय है। स्थायी निकाय समझ रहे हैं, इसका मतलब होता है कि हमेशा बना रहना। आप 18 साल के हो गए हैं और 18 साल के होने के बाद आपके मतदाता या वोटर आईडी बन गया आपका, इसका मतलब है कि आप ग्राम सभा के सदस्य बन गए और जब तक मृत्यु पर्यंत तक आप उस जगह पे रह रहे हैं और आपका ग्राम पंचायत में उस मतदाता सूची में रजिस्टर्ड हैं आप, तब तक आप इसके सदस्य होंगे और ये कभी भंग नहीं होगा, ठीक है। तो कभी विघटित नहीं होता, याद रखिएगा, यही आपको याद रखना है, ठीक है। एम टाइम पर कुछ लोग 5 साल मार देते हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आता है कि ग्राम सभा कार्यकाल, तो लोग तुरंत 5 साल ढूंढते हैं उसमें और टिक मार देते हैं, ये गलती नहीं करना है, ठीक है। ये हमें और हमेशा याद रखिएगा, कभी नहीं पूछेगा कि स्थायी निकाय ऑप्शन में नहीं रहेगा, ठीक है। वो पूछा जाएगा 3 साल, 5 साल, 6 साल, ठीक है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमेशा क्या रहेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए, जब क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे सोच पाते हैं कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जिसको एक्चुअल पता है वही उपरोक्त में से कोई नहीं जाएगा, वरना वो इसी में 10, 20, 30 करेगा और 100 जिसमें आएगा उसको टिक मार देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको क्या करना है, उपरोक्त में से कोई नहीं, बिकॉज इसमें क्या है, आपका लास्ट यही होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, स्थायी निकाय को समझते हैं, ठीक है। तो यह एक स्थायी निकाय है। स्थायी निकाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिना चुनाव के आप यहाँ आए हैं, सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है। मैंने बताया था कि ग्राम सभा में आप बिना चुनाव के जाते हैं, ठीक है। जैसे ही आप 18 साल के होते हैं ग्राम सभा में पहुंच जाते हैं और ग्राम सभा पहुंचने के बाद याद रखिएगा मृत्यु पर्यंत तक आप वहां के सदस्य होंगे जब तक आपका मतदाता सूची में वहां पर नाम है। इसलिए क्या है, ये स्थायी निकाय है, ठीक है। तो इसका कार्यकाल याद रखिएगा स्थायी निकाय के दौरान जाना जाता है, ठीक है। अब देखिएगा इसका सम्मेलन की बात कर लेते हैं। देखिएगा सम्मेलन, ठीक है। तो ग्राम सभा का सम्मेलन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है और अधिकांश बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ऊपर से जितना जब आप पढ़ते जा रहे हैं तो हम सरल से कठिन की तरफ जा रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ग्राम सभा को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, बाकी कहानी को पढ़ना बहुत आसान होगा, क्योंकि मैंने बताया था ये बुनियादी ढांचा है। तो इसके बारे में जो भी पढ़ेंगे आप, आगे बढ़ते चले जाएंगे तो चीज़ों को आप आराम से समझते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा ऐसा सम्मेलन 1 साल में कितनी बार होना चाहिए, 1 वर्ष में 6 बार, औसतन कितना, 1 साल में 4 बार औसतन होना चाहिए, ठीक है। अनिवार्य जिसे कह सकते हैं, औसतन 1 वर्ष में 4 बार, ठीक है। तो याद रखिएगा 1 वर्ष में 6 बार, ठीक है। और औसतन अगर बात करेंगे तो, ठीक है, याद रखिएगा, तो औसतन 3 महीने में 1 बार होना अनिवार्य है, ठीक है। तो 3 महीने में 1 बार, इसका मतलब होता है आपका कि साल भर में 4 बार हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइन याद रखिएगा, अगर 1 साल पूछता है तो 4 बार और 3 महीने पूछता है तो 1 बार, ठीक है।
तो याद रखिएगा इतने बार सम्मेलन होना चाहिए इसका, ठीक है। अब देखिएगा कुछ मुख्य तिथि याद रख लीजिए जिसमें सम्मेलन होना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। और एग्जाम में ना ये थोड़ा कम पूछेगा, उस डेट को पूछा जाता है कि कौन कौन से डेट पर सम्मेलन हो सकता है, ठीक है। तो 4 डेट इसका बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा कौन कौन से डेट हैं इसके। मुख्य तिथियां, ठीक है। ऐसे कौन कौन सी तिथि है जहां पर इसमें होना अनिवार्य है, तो याद रखिएगा 4 प्रमुख तिथियां होती हैं, ठीक है। 4 मुख्य डेट होते हैं और याद रखिएगा उस 4 प्रमुख तिथि में कोई भी सप्ताह जो होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, अगर मान लीजिए अप्रैल माह के 24 तारीख को होना अनिवार्य है, लेकिन अप्रैल माह के 24 तारीख को कोई छुट्टी पड़ गया, तो उस सप्ताह का जो भी दिन होगा वो डिसाइड करके तय कर दिया जाएगा। मतलब यह जरूरी नहीं होता कि उसी दिन होगा, लेकिन उस सप्ताह वो जो दिन है उस सप्ताह का जो 7 दिन होता है उस 7 दिन में किसी भी दिन हो सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए नहीं, ये कलेक्टर करते हैं, ठीक है। हाँ ये डिसाइड जो है सम्मेलन कब होगा ये डिसाइड करते हैं, लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, बेसिक्स ये डिसाइडेड है पहले से, कलेक्टर भी डिसाइड नहीं करता इसको, ठीक है। ये पहले से डिसाइडेड होता है क्योंकि ये तो पहले से ही संविधान में कर दिया गया है ना कि आपके 4 तिथियों में होना अनिवार्य है। तो अब उस तिथि के अनुसार क्या है कि कभी कभी क्या होता है, ग्राम सभा जो है ये नहीं बैठ सकता, तो उस तिथि के साथ दूसरे दिन में तब यहाँ पर सरपंच तय करेगा कि आज नहीं हो सकता तो 2 दिन बाद जो है इसको डिसाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में हाँ, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र का है तो ये अलग कानून बनेगा और अगर सामान्य क्षेत्र का है तो अलग कानून बनेगा, ठीक है। दोनों पे चलेंगे। अभी पहले फिलहाल याद रखिए कौन कौन से डेट है, इस डेट को याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला डेट याद रखिएगा, इसका जो सबसे पहला डेट है इसे कहा जाता है 23 जनवरी का डेट। 23 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह, ठीक है। 23 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह। दूसरा है 14 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह, ठीक है। 23, 14, उसके बाद 20 अगस्त, अगस्त के बाद एक डेट तो कभी मत भूलिएगा, 2 अक्टूबर वाला, ठीक है। ये 4 डेट याद रखिएगा सामान्य तौर पर, और सभी के सप्ताह वाले है ना। मतलब 23 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह, 14 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह, 20 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह और 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आपने पढ़ा है कि 6 दिन होना चाहिए, 6 बार होना चाहिए एक साल में, तो 2 बार तो और काउंट करना पड़ेगा, ये तो औसतन हो गया, इसमें तो होना अनिवार्य है, इसको हम बोलेंगे अनिवार्य। लेकिन 2 बार ऐसा भी होगा जब जो है यह डिसाइड किया जाएगा कि 2 बार अलग अलग समय कब हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जून के महीने में, ठीक है, जून के महीने में और नवंबर के महीने में, ठीक है। इसको अलग से याद रखिएगा, जून के महीने में निर्धारित तिथि और नवंबर के महीने में निर्धारित तिथि, ठीक है। ये 2 माह में ऐसा है कि डेट निर्धारित नहीं है, ये निर्धारित किया जाएगा या सुझाया जाएगा, तो पिछला जो भी बैठा जाएगा, समझिए ये 2 अक्टूबर को जब बैठेंगे ना तो लास्ट में जाते जाते तय करेंगे कि अगला जो बैठक होगा या सभा होगा वो किस दिन तय करना चाहिए, ठीक है। फिर वोटिंग कराया जाएगा और वोटिंग कराने के बाद तय कर दिया जाएगा कि इस दिन जो है जून के महीने में जो है, ठीक है, या अक्टूबर के बाद नवंबर को देखा जाएगा और अप्रैल के बाद जो है जून को देखा जाएगा, याद रखिएगा। तो ऐसे क्या किया जाता है कि पिछले बैठक से ही तय कर दिया जाता है कि कितने तारीख को बैठना है, सभा कब होगा, ठीक है। तो 6 डेट याद रखिएगा, पहला क्या है 23 जनवरी, ठीक है। दूसरा क्या है 14 अप्रैल, ऐसे माह से याद रखिएगा, ऐसे बीच में गैप मत कर दीजिएगा वरना फिर वो किसी और महीने के साथ लग जाएगा जाके, ठीक है। तो पहला क्या होगा 23 जनवरी, दूसरा है 14 अप्रैल, तीसरा क्या है 20 अगस्त और चौथा क्या है 2 अक्टूबर को तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। बाकी का डेट भूल जाएंगे, है ना। तो अगर आप ध्यान देंगे ना तो इसमें कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, इन डेटों में कुछ छिपा हुआ है जो कल आपको ढूंढ के लाना है। इस डेट में एक्चुअल में क्या है जिसमें यह डेट ही लिया जाता है, ठीक है। तो मुझे कल बताइएगा आप लोग कि ये डेट के अंदर क्या क्या रखा गया है, ताकि 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त के दिन ऐसा क्या है जो इस दिन को तय किया गया है। हाँ यही तो है कि इसके अंतर्गत क्या है ऐसा, ठीक है। 20 से 21 अगस्त कर सकते थे बट 20 अगस्त क्यों किया गया, 14 अप्रैल से 15 अप्रैल होता, तो ऐसे में याद रखिएगा आप कि इस दिन क्या हुआ था, ठीक है। चलिए
इसके बाद देखिएगा कार्यकाल बैठक के बाद देखिएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा ये बेसिक हो गया, समझ में आ गया 6 बैठक कैसे होता है। लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ, याद रखिएगा। इसके अलावा जब भी कभी आवश्यकता पड़े तो इसको याद रखिएगा नोट करके कि आवश्यकता पड़ने पर ठीक है बैठक बुलाई जा सकेगी। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर बैठक बुलाई जा सकेगी। अब इसी के नियम को पढ़ना है आपको कि कैसे बुलाई जा सकेगी। ठीक है, तो आवश्यकता पड़ने पर जो है बैठक बुलाया जाएगा, याद रखिएगा। तो देखिएगा